मैं डॉक्टर कामेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, पीसीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। पिछली क्लास में हमने फिलिप्स कर्व का अध्ययन किया था। फिलिप्स कर्व जो बेरोजगारी, मौद्रिक मजदूरी वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच संबंध की व्याख्या करता है। फिलिप्स वक्र कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था को यदि बेरोजगारी को कम करना है तो उसे मुद्रास्फीति सहन करना पड़ेगा। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी में कमी आएगी। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध की व्याख्या फिलिप्स ने किया। उनकी व्याख्या जो है एक दशक तक अर्थशास्त्रियों को उपयुक्त लगी, लेकिन 1970 के बाद उनकी जो व्याख्या है उनमें कहा जाए व्यवहारिक अर्थव्यवस्था के जो निष्पादन की स्थिति है उसमें सटीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि देखा गया कि 1973-74 में कीमतें भी बढ़ी हैं और बेरोजगारी भी है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ विद्यमान है। तो कहा कि फिलिप्स वक्र का जो सिद्धांत है वो फेल हो गया। तो इसी की व्याख्या हम आज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि फिलिप्स ने पिछले 100 साल के डाटा के आधार पर दोनों के रिलेशन बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की व्याख्या की थी और उनकी व्याख्या को एक स्थिर व्याख्या माना जाने लगा था। लेकिन यह जो रिलेशन है वह अब बिगड़ते हुए दिखा। मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी है और बेरोजगारी भी है। ऐसा क्यों हुआ? तो अध्ययन में हम देखते हैं कि सैमुएल्सन ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसका प्रमुख कारण है पूर्ति संकट। सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई अर्थव्यवस्था में वह बिगड़ गया और बिगड़ने का प्रमुख कारण था उस समय जो ओपेक कंट्री हैं उन्होंने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में एक पूर्ति संकट आया। एडवर्स सप्लाई शॉक। एडवर्स सप्लाई शॉक या पूर्ति संकट का प्रमुख कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोलियम था। अर्थात पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी, इसके बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए और चार्ज बढ़ने के कारण जो उत्पादक अधिक कीमत वहन नहीं कर पाए, पूर्ति को कम कर दिए और पूर्ति को कम करने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने लग गई। तो ये जो उत्पत्ति के साधन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि परिवहन के साधन पेट्रोलियम जो ऊर्जा का प्रमुख साधन है यह भी उत्पत्ति के एक साधन है। उत्पत्ति के साधन की लागत बढ़ी और लागत बढ़ने के कारण जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें फिर कमी आने लगी। तो फिलिप्स वक्र का विवर्तन या विध्वंस कैसे हुआ इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में ये है एडी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर आता है और ये समग्र राष्ट्रीय उत्पादन है और इसका कीमत स्तर ओपी है। ई पॉइंट पर ओ की उत्पादन हो रहा है और ओपी कीमत स्तर है। लेकिन जब उत्पत्ति के साधन महंगे होने लग गए, ट्रांसपोर्टेशन की मीन महंगे होने लग गए, तो सप्लाई में कमी आई। सप्लाई में कमी आई और हमें एक नया सप्लाई कर्व मिला एएस। यह जो सप्लाई कर्व है उसके पीछे ये एएस सप्लाई कर्व बनता है। मतलब पूर्ति में कमी आ गई। Q1 के बराबर पूर्ति में कमी आई और एक नया संतुलन इस बिंदु पर बढ़ा, क्योंकि मांग तो वहीं पर है और सप्लाई में कमी आने के कारण हम एक नया
और इस संतुलन पर कीमत बढ़ करके OP1 हो गया। OP से OP1 हो गया, इतनी प्राइस बढ़ गई। पूर्ति में कमी आने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ी, उत्पादन कम हो रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ी, कीमत भी बढ़ा और बेरोजगारी भी बढ़ा। तब ये कहा गया कि फिलिप्स वक्र विवर्तित हो गया, कहीं शिफ्ट हो गया। फिलिप वक्र कहीं शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया आगे हम व्याख्या करेंगे। और इस दशा को फिलिप्स वक्र का विध्वंस भी कहा गया। यह जो ट्रेंड है इसकी व्याख्या सैमुअल्सन ने और अच्छे तरीके से किया और उन्होंने एक अनुकूलनी प्रत्याशाओं का सिद्धांत दिया। अनुकूलनी प्रत्याशा मतलब ऐसी प्रत्याशा, ऐसी एडॉप्टेशन, एक ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन, ये जो व्याख्या है सैमुअल्सन ने पहली व्याख्या दी और अब हम देख रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन की व्याख्या। तो फ्रीडमैन ने फिलिप वक्र की व्याख्या की जिसमें उन्होंने अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों की व्याख्या की। फ्रीडमैन ने कहा कि अल्पकाल में अल्पकाल में जो फिलिप कर्व है वह जो विपरीत संबंध बताता है उसकी पुष्टि तो होती है, लेकिन फिलिप वक्र स्थिर नहीं हो सकता, वो शिफ्ट होता है। अल्पकाल में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध होता है। मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ती है, लेकिन स्थिर फिलिप वक्र नहीं होता। अब देखिए दीर्घकाल में क्या होता है। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में फिलिप वक्र लंबवत होंगे, इस तरीके से होंगे। अल्पकाल में फिलिप वक्र ऐसा होगा, ये फिलिप वक्र 1, 2, 3। तो यह जो वक्र है शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व, शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध की व्याख्या करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फिलिप कर्व कहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित बेरोजगारी बनी ही रहती है। यदि वो थोड़ा सा कम भी होता है तो कुछ दिन बाद वो ज्यादा हो जाएगा। दीर्घकाल में एक निश्चित बेरोजगारी बनी रहती है। तो उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन बेरोजगारी क्या है। दीर्घकालीन बेरोजगारी प्राकृतिक बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि फ्रीडमैन ने कहा कि दीर्घकालीन बेरोजगारी प्राकृतिक बेरोजगारी है। तो दीर्घकालीन जो बेरोजगारी है उसको उन्होंने बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहा। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है? तो उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समस्त संसाधन का उपयोग करते हुए जितनी नौकरी उपलब्ध है उतनी ही जितने श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार हैं, जितना लोग बेरोजगार हैं या रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उतना ही कार्य उस अर्थव्यवस्था में है समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए। तो उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए श्रमिक बराबर
नौकरी की संख्या। एक सामान्य दशा में दोनों बराबर होते हैं। तो बेरोजगारी कहां से आई? तो उन्होंने कहा है कि श्रमिक कार्य करने के लिए तो तैयार है, लेकिन संघर्षात्मक बेरोजगारी होती है या संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे उद्योगों में संघर्ष होता है, मिल मालिक, नियोक्ता और श्रमिकों के संघ के बीच में, या श्रमिक एक उद्योग को छोड़ करके दूसरा उद्योग में जाना चाहता है। अर्थव्यवस्था में कभी कभी एक उद्योग फेल हो जाता है, उसको नया उद्योग स्थापित करना है, तो इस बीच में समय लगता है। तो ऐसी स्थितियां अर्थव्यवस्था में हमेशा रहती हैं। और ये जो संघर्षात्मक बेरोजगारी है, वह संघर्षात्मक बेरोजगारी इसी का हिस्सा है। तो इसमें से कुछ लोग काम नहीं कर सक रहे हैं किसी भी कारण से, दोनों बराबर तो होना चाहिए, इसको प्राकृतिक दर की स्थिति कहा है। लेकिन इसमें से मान लीजिए कि 6% लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, 4 से 6% के बीच में। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 4 से 6% के बीच में बेरोजगारी रहती है। यह जो बेरोजगारी है वह प्राकृतिक बेरोजगारी का, क्योंकि इसको समाप्त करना मुश्किल है। तो इसीलिए इसको कहा कि यह जो लाइन है वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, और इसको एलपीसी कहा, फिलिप वर्क लॉन्ग टर्म में इस तरीके से होता है। तो उन्होंने अल्पकाल में बेरोजगारी और दीर्घकाल में बेरोजगारी दोनों का अध्ययन करके फिलिप वर्क की व्याख्या की। अब ये देखिए कि शॉर्ट टर्म में फिलिप कर्व ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में फिलिप कर्व स्थिर नहीं होना चाहिए, वह शिफ्टिंग करना चाहिए। तो कैसे शिफ्टिंग करेगा? मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी 6% है, 6% की बेरोजगारी पर इन्फ्लेशन 5% है, मुद्रास्फीति 5% है, बेरोजगारी 6% है। अब मान लीजिए प्रत्याशा बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में उम्मीद बढ़ जाती है, जो उन्होंने कहा अनुकूलनी प्रत्याशाओं का सिद्धांत, क्योंकि सारा मार्केट प्रत्याशा पर चलता है। यदि प्रत्याशा अच्छी है तो जो नियोक्ता है वह अधिक उत्पादन करना चाहता है, और अधिक उत्पादन करना चाहता है तो वह ज्यादा कीमत देना चाहता है, श्रमिकों को ज्यादा कीमत देता है, और इतने लोगों को वह रोजगार पर ही लेता है। अल्पकाल में देखिए कि 6 से ये 4% तक बेरोजगारी आ सकती है, लेकिन कीमत फिर 7% बढ़ जाएगी। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बना रहेगा, क्योंकि मौद्रिक मजदूरी बढ़ी तो स्थिति बढ़ेगा, और स्थिति बढ़ेगा ये माइंडसेट में आ जाता है, और आगे चल करके एक नया फिलिप कर्व में हम शिफ्ट हो जाते हैं, एक नया फिलिप कर्व में शिफ्ट हो जाते हैं। बेरोजगारी में कमी आई, उत्पादन बढ़ा, लेकिन फिर से मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि के कारण स्फीति बढ़ने लगती है, स्फीति बढ़ने के कारण लाभ में कमी आने लगती है, लाभ में कमी आने के कारण पुनः मौद्रिक मजदूरी में कमी आने लगती है, और बेरोजगारी फिर से बढ़ने लगती है, लेकिन स्थिति ऊपर में सेट हो गई। तो उन्होंने कहा कि A0 से A1 पर चले जाते हैं, और A1 से फिर B पॉइंट पर आ जाते हैं। ये फिलिप कर्व को छोड़ करके हम नए फिलिप कर्व में चले जाते हैं। फिर से प्रत्याशा अच्छी है तो फिर और उत्पादन बढ़ाना चाहता है, यदि और उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो फिर से एक नए B0 से B1 में हम शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर से स्थिति बढ़ने लगती है, और पुनः स्थिति बढ़ने के कारण ये 9% हो जाता है, और फिर यह सबको लगने लगता है अर्थव्यवस्था में कि ये उच्च स्थिति दर पर ही हम रहेंगे, 9% पर ही रहेंगे, लेकिन पुनः यह यहाँ पर चलता है। तो इस प्रकार से देखिए कि स्थिति की दर ऊंची होते जाती
कि जब डाउनवर्ड प्रत्याशा आने लगेगी तो फिर कहा जाए स्थिति में कमी आएगी। लेकिन ये कहते हैं कि बेरोजगारी घूम फिर करके इस 6 पॉइंट पर दीर्घकाल में आ जाता है। स्थिति कितना भी बढ़े, अब बेरोजगारी इस पॉइंट को छोड़ करके नहीं जाती, दीर्घकाल में इसी स्थिति में रहती है। तो ये देखते हैं कि दीर्घकालीन जो वक्र है वो एलपीसी वक्र है। इसे फ्रीडमैन ने अनुकूलनीय प्रत्याशाओं का सिद्धांत कहा है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक प्राकृतिक बेरोजगारी के कारण दीर्घकाल में ऐसा होता है। फिलिप कर्व शिफ्ट होते जाता है। फिलिप कर्व की व्याख्या टोबिन और सोलो ने भी किया। थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। टोबिन ने कहा कि ये जो एलपी कर्व है, पीसी कर्व है, इस बिंदु तक इन्फ्लेशन को, यहां पर हम इन्फ्लेशन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन कहा जाए। एक समय तक तो यह इन्फ्लेशन गिरते जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कमी नहीं आती, लेकिन इस बिंदु के बाद, इसको इन्होंने कहा यूसी पॉइंट, यूसी पॉइंट के बाद आप इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते। और इसको ये कहा कि निम्न संतुलन की बिंदु इन्होंने कहा। सोलो ने भी इसकी व्याख्या की है। यह दीर्घकालीन एलपीसी कर्व और यह भी एलपीसी कर्व लॉन्ग टर्म, लेकिन इनकी जो व्याख्या है वो ऐसा है। उन्होंने फिलिप कर्व को ऐसे व्याख्या किया, कहा कि यह इस निम्न स्तर पर, इन्फ्लेशन के निम्न स्तर पर, जब ये इन्फ्लेशन नेगेटिव होने लगता है, इधर इन्फ्लेशन और इधर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन गिर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के गिरने का जो दर है, यदि इससे नीचे हो जाता है, माइनस हो जाता है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो कम नहीं हो सकता। तो इन्होंने इसको ऋणात्मक होते तक व्याख्या की। अब इन्होंने कहा कि एलपीसी का कर्व यहाँ तक यूसी, ये टर्निंग पॉइंट कहा, ये टोबिन और ये सोलो। तो इस तरीके से अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों समय में हिलिक वक्र का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। धन्यवाद।